बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट्स कोडी फोर्स का प्रीवियस पेपर साल 2022 का पेपर आज हल करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व इन द ईयर। पाकिस्तान का जो पहला आइन है उसको कब ख़त्म कर दिया गया था? उसको 1958 में ख़त्म कर दिया गया था। अगर हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो अब तक टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस, 3 आइन दिए जा चुके हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूशंस, 3 जो हैं वो आइन दिए जा चुके हैं जी। उन 3 आइन के हवाले से सबसे पहला 1956 में दिया गया आइन, दूसरा जो है वो 1962 में दिया गया, और फिर तीसरा जो पाकिस्तान का आइन है वो 1973 को दिया गया, जो कि आज तक नाफिज जो है वो एप्लीकेबल भी है। अब ये देखते हैं कि कौन सा आइन कब पेश किया जाता है। सबसे पहला जो आइन है वो पाकिस्तान की दूसरी जो कानून साज असम्बली है वो पेश करती है 23 मार्च 1956 को। ये अब जो है एनफोर्स भी होता है जी। जो पहला आइन है ये कब एनफोर्स होता है? 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का जो पहला आइन है ये एनफोर्स होता है। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली साहब होते हैं। चौधरी मोहम्मद अली साहब उस वक्त जो है पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। और यही जो आइन है इसको ख़त्म कौन करते हैं? 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगता है। और ये मार्शल लॉ लगाने वाली हस्ती कौन सी होती है? सिकंदर मिर्जा साहब होते हैं, जो कि एक सिविलियन है। 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ भी लगता है। फर्स्ट मार्शल लॉ कौन लगाते हैं? सिकंदर मिर्जा साहब उस वक्त के सदर। तो पाकिस्तान में अब तक जितने मार्शल लॉज भी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, 4 मार्शल लॉज में से हैं, मोस्टली मेजर जो हैं, उनमें से जो पहला मार्शल लॉ है वो एक जो सिविलियन है उन्होंने लगाया था। सदर सिकंदर मिर्जा साहब ने कब लगाया था? 7 अक्टूबर 1958 को लगाया था। यूं उन्होंने पाकिस्तान का जो पहला आइन है उसको डिसमिस कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया था। तो पाकिस्तान के पहले आइन के हवाले से कि ये आइन किसकी सरबराही में पेश होता है, उस वक्त के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली साहब होते हैं। और फिर ये कब ख़त्म होता है? ये 7 अक्टूबर को एंड होता है। और फिर पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो जो कि दूसरा आइन 1962 का आइन है वो कब पेश किया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? 1962 का जो आइन है 8 जून 1962 को ये पेश किया जाता है। जो दूसरा आइन है ये 8 जून 1962 को ये पेश किया जाता है। ये एनफोर्स होता है, इनैक्ट होता है, एनफोर्स किया जाता है। उस वक्त एनफोर्समेंट से की जाती है कब? सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की 8 जून 1962 को ये जो है एनफोर्स किया जाता है। उस वक्त फिर ये बाद में इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। 25 मार्च 1969 को ये बाद में ख़त्म कर दिया जाता है। ये एंड कब होता है? जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है 25 मार्च ये ख़त्म होता है। और कौन ख़त्म करते हैं? जनरल याह्या साहब आकर ख़त्म कर देते हैं। जनरल याह्या। और पाकिस्तान का दूसरा आइन ये 1969 को एब्रोगेट कर दिया जाता है। पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है जो कि 1973 का आइन है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पेश करते हैं। एनफोर्स कब होता है? 14 अगस्त 1973 को वो एनफोर्स होता है। पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है वो कब एनफोर्स किया जाता है? 14 अगस्त 1973 को ये एनफोर्स किया जाता है। किसकी सरबराही में? उस वक्त के वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक था और उन्होंने ये इम्पोज किया था। और यूं अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान के टोटल 3 आइन्स पेश किए जा चुके हैं, जिनमें जो है पहला आइन 1956 को पेश किया गया। 23 मार्च 1956 को ये एनफोर्स होता है चौधरी मोहम्मद अली की सरबराही में। लेकिन फिर शुमिया किस्मत 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में एनफोर्स किया जाता है। सिकंदर मिर्जा साहब इम्पोज करते हैं और यूं ये पहला आइन एब्रोगेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा आइन 8 जून 1962 को ये एनफोर्स किया जाता है। लेकिन फिर बाद में जो है 25 मार्च 1969 को दूसरा आइन जो है इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। पाकिस्तान में तीसरा आइन
उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पेश करते हैं। 14 अगस्त 1973 को ये एनफोर्स कर दिया जाता है। अब ये देखा जाए कि पाकिस्तान में अब तक जो आइन है उसमें कितनी अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। टोटल 27 अमेंडमेंट की जा चुकी हैं और 28वीं आइन तरमीम भी शुनीद ये है कि वो पाइपलाइन में है। लेट्स सी, कुछ कहना कबल वक्त होगा कि वो कब पेश की जाती है। बरकफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो सवाल है that is the perimeter of a square whose side is 2.5 centimeter long is। अब जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीन जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जिसको मुरब्बा भी अमूमन कह सकते हैं जी। तो ये स्क्वायर ऐसी साइड होती है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। इसका जो पैरीमीटर होता है, जिसको आप आसान से अल्फाज में अहाता भी कह सकते हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट्स अ पैरीमीटर। ये पैरीमीटर का फार्मूला होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जैसा कि यहां पर भी बताया गया है कि जो स्क्वायर होता है उसका पैरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू एस। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, ये भी आप कह सकते हो, या साइड मल्टीप्लाइड बाई 4, वो भी ठीक है। अब हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 2s आर 8 और 2 हाफ करते हुए टोटल कितना बनेगा? ये 10 उसका सही जवाब बनेगा। तो जो एक हमारे पास स्क्वायर होता है उसका जो पैरीमीटर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई 4, लेकिन उसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है एस स्क्वायर होता है, या साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, या एस स्क्वायर भी ठीक है, जैसा कि यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि ये एस स्क्वायर है। कमीशन के इम्तिहानात में बाज़ का ये सवाल बनते हैं कि वो पैरीमीटर दे देता है और साइड मालूम करनी होती है, या बाज़ का वो एरिया दे देता है तो फिर आपने लेंथ ऑफ द साइड मालूम करनी होती है, तो इस फार्मूला की तरह फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो एक स्क्वायर होता है उसका जो एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, या एस स्क्वायर भी आप कह सकते हो। पैरीमीटर का फार्मूला क्या होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, या 4 ज़रबे कोई भी साइड होती है वो आप दे सकते हो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, जैसा कि यहां पर बताया गया है। एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ होता है, और जो पैरीमीटर होता है वो क्या होता है? लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 2। जो इसका पैरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल जो होती है उसका जो पैरीमीटर होता है वो होता है लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2 ज़रब 2। जैसे यहां पर बताया गया है कि 2l प्लस 2 विड्थ, ये भी ठीक है। 2 को कॉमन ले लें तो एक ही बात है, 2 कॉमन इंटू l प्लस विड्थ, तो एक ही बात बन जाती है। मतलब लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो एक ही बात बन जाती है। रेक्टेंगल के हवाले से पैरामीटर का ये फार्मूला होता है। अब जो एक सर्कल होता है उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा जी। जो सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस से मुराद यह है कि ये बाहर वाला एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज सरकमफेरेंस। तो ये सर्कल का सरकमफेरेंस है वो क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? दैट्स 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। पैरीमीटर क्या होता है? ए बी सी तीनों साइड्स को प्लस कर लो, ट्राइंगल का वो पैरामीटर निकल आता है। सर्कल के हवाले से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल्स कितने होते हैं? तो याद रखिएगा एक सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो 360 होते हैं। वो कैसे? ये 90, राइट एंगल भी इसको जो कहते हैं मैथ में, दैट इज ऑल्सो 90, ये भी 90, ये भी 90। अब 90 90 90 एंड 90, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल एंगल्स इन अ सर्कल कितने होते हैं? वो याद रखिएगा 360 होते हैं। और फिर ये कंसेप्चुअल सवाल भी अक्सर औक़ात पूछा जाता है कि एक पाई कितने एंगल के बराबर होता है? तो याद रखिएगा एक पाई जो है वो 180 एंगल्स के बराबर होता है, याद रखिएगा जी।
इसीलिए जब भी सर्कल की बात आती है तो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे पेरीमीटर है चाहे वो एरिया है, दैट्स 2 पाई। सो व्हाट इज मेंट बाय द 2 पाई? इट मींस कि अगर एक पाई जो है वो 180 एंगल के बराबर है, यहां पर मैं देखूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो एंगल वही 360 ही बनता है। तो एंगल्स का मजमुआ, कुल जाविये कितने होते हैं सर्कल के अंदर, याद रखिएगा वो 360 होते हैं। और एक पाई कितने बराबर होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो 180 जाविये के बराबर होता है। और फिर अक्सर का ये सवाल पूछा जाता है कि पाई की वैल्यू तो है 3.14 या 22/7 भी होती है, लेकिन पाई का फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा कि पाई का फार्मूला होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर, सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर। तो ये होता है पाई का फार्मूला। सर्कमफेरेंस ये बाहर वाला एरिया, डायमीटर यहां से लेकर क्या होता है यहां तक, ये पूरा का पूरा डायमीटर है। अगर सर्कल को देखा जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस। सर्कल के हाफ को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और जो डायमीटर होता है ये 2r के बराबर होता है। इट मींस यहां से लेकर यहां तक पूरी लाइन आगे ये सारी क्या है? ये डायमीटर कहलाती है, या डायमीटर इज इक्वल टू 2r के बराबर होता है। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है कि सर्कल के अंदर टोटल एंगल्स तो 360 होते हैं, और फिर पाई का फार्मूला सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्योर गोल चीज होगी, अगर वो ओवल नहीं होगी, याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कोई भी गोल चीज है, चाहे वो बोतल का एक ढक्कन है, चाहे बहुत बड़ा कोई भी मैदान सर्कल है, तो याद रखिएगा जब भी सर्कमफेरेंस और डायमीटर की रेशियो निकालेंगे तो तकरीबन वो 3.14 3.1 के बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि पाई की जो वैल्यू है 3.14 वो कैसे आती है? वो इस फार्मूले के तहत आती है। कोई भी चीज गोल हो, शर्त यह है, लेकिन वो प्योर गोल हो, वो ओवल शेप ना हो, प्योर राउंड शेप हो। फिर चाहे वो एक बोतल का ढक्कन है, चाहे बहुत बड़ा मैदान ही क्यों ना हो, तो उसके सर्कमफेरेंस की जब रेशियो निकालते हैं डायमीटर के साथ, इसका मतलब है सर्कमफेरेंस ये बाहर वाला एरिया, ये सर्कमफेरेंस आ गया ओवर, ये मेरे पास आ गया डायमीटर। तो जब मैं इसको तकसीम करूंगा तकरीबन 3.4 3.14 के बराबर होगा। तो याद रखिएगा वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज देयर। किसी भी गोल चीज का आप सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर निकालो, कितनी छोटी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तो याद रखिएगा उसका आंसर हमेशा 3.14 के बराबर ही आता है। तो ये मैथ के हवाले से मुख्तलिफ फार्मूलाज और कंसेप्चुअल क्वेश्चन से जो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज डेवरेंट लाइन इज बिटवीन, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डेवरेंट लाइन है, और यही वो डेवरेंट लाइन का मसला था एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने कहा था हमने तो तस्लीम नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के बीच जो एक हदबंदी का मसला है, सरहदबंदी का मसला है, वो डेवरेंट लाइन का ही मसला था। इसी वजह से पाकिस्तान को उस वक्त अफगानिस्तान ने जो है बतौर एक इंडिपेंडेंट रियासत के कंट्री के तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको मान भी लिया था। अब अगर ओवरऑल कमीशन के इम्तिहानात के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं बाउंड्री लाइंस के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, तो डेवरेंट लाइन जैसा कि पूछा गया है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। 49th पैरेलल लाइन किसके दरमियान है? 49th पैरेलल बिटवीन यूएसए एंड कनाडा के दरमियान है। मैकमोहन लाइन किसके बिटवीन है? याद रखिएगा इंडिया एंड तिब्बत चाइना के बीच है ये। उसके बाद है कि मैग्नियोट लाइन किसके दरमियान है? ये फ्रांस 1 जर्मनी के दरमियान है। उसके बाद है कि 38th पैरेलल लाइन किसके दरमियान है? नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के दरमियान। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 38th पैरेलल लाइन इज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। उसके बाद है कि ऑर्डर नेसी लाइन की किसके दरमियान है? ईस्ट जर्मनी एंड पोलैंड के दरमियान है। हिडेनबर्ग लाइन क्या है? बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड के दरमियान है। रेड क्लिफ लाइन वंस अगेन इट्स बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ही है ये रेड क्लिफ लाइन। और उसके बाद है कि मैनहेम लाइन ये किसके दरमियान है? रशिया और फिनलैंड के दरमियान है। और सिगफ्राड लाइन किसके दरमियान है? फ्रांस एंड जर्मनी के माबैन है। उसके बाद है कि 24th पैरेलल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया था कि ये हदबंदी हमारी तरफ से ये ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बाउंड्री लाइंस हैं, अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहानात में इनके बारे में एक सवाल पूछा जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is,
हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो किस में है, वो न्यूयॉर्क में है। और इसके कुल मेंबर्स की तादाद जिसमें 15 होती है और जिसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि वीटो पावर रखते हैं। उसके बाद की ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी है, एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल है। उसके बाद द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान वो कौन सा है, वो यूएसए है। उसके बाद अगला सवाल है कि चाइना जैन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चाइना ने कब ज्वाइन किया था, 11 दिसंबर 2001 को ज्वाइन किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चाइना ने। उसके बाद एरियाना इज एन एयरलाइन ऑफ, ये अफगानिस्तान की एयरलाइन का नाम है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन्होंने न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री किसकी है, वो चाइना की है। उसके बाद द करेंसी नेम ऑफ द चाइना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूहान, उसकी करेंसी का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी मीन फॉरगिवनेस फॉर ऑल, सबके लिए आम माफी। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर किस में है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद द बुक द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन द वर्ल्ड इज रिटन बाय सर थॉमस डब्ल्यू आर्नल्ड ने लिखी थी। और फिर आर्नल्ड के हवाले से याद रखिएगा, प्रोफेसर आर्नल्ड साहब कौन से शख्सियत थी, प्रोफेसर आर्नल्ड ये वो हस्ती थी कि जिन्होंने हमें इकबाल दिया था। इकबाल उस वक्त शायरी छोड़ चुके थे, लेकिन थैंक्स टू प्रोफेसर आर्नल्ड हु मोल्ड इकबाल इनटू ग्रेटेस्ट पोएट, इनटू द पोएट ऑफ द ईस्ट, और एक स्पिरिचुअल पोएट के जो सांचे में ढाला था इकबाल को। उसके उस्ताद मोहतरम कौन से थे जिन्होंने शायरी पे उनको मजबूर किया था और उनको इंस्पायरेशन दी थी, वो प्रोफेसर आर्नल्ड साहब भी थे जो कि अल्लामा इकबाल साहब के उस्ताद मोहतरम थे। उसके बाद कि विच इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, थर्मल एनर्जी पाकिस्तान के हवाले से लार्जेस्ट जो है टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल्दो अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर बट मोस्टली जो प्रोडक्शन के हवाले से वो थर्मल ही है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ द इजराइल। इजराइल की पार्लियामेंट क्या है, नेसेट वो है इसकी पार्लियामेंट। उसके माने कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, हेडक्वार्टर किस में है, नेदरलैंड्स में ये हेडक्वार्टर है। उसके माने कि उफा इज अ सिटी, किसका सिटी है, ये रशिया का सिटी है, रूस का एक शहर है। वेवक इज अ सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, वो किसकी है, वो ईरान की है। और रॉ किसकी एजेंसी है, वो इंडिया की है। और पाकिस्तान की तरफ से भी ISI और डिफरेंट और भी जो है एजेंसीज काम कर रही होती हैं। तो ये एजेंसीज के हवाले से भी कमीशन के इम्तिहानात में एक सवाल पूछा जाता है। उसके बाद कि मोहम्मद खान जुनैद जो डिसमिस्ड ऑन, कब ये डिसमिस्ड होते हैं, 29 मई 1988 को ये डिसमिस कर दिए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हेन बेनज़ीर फर्स्ट गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, ये 2 दिसंबर 1988 में पहली मरतबा जो है पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होती हैं। और उस वक्त पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की ये पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होती है। इसके बाद दोबारा इनका टेन्योर ट्राई जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर साहब। उस वक्त भी पाकिस्तान की ये दूसरी जो फीमेल हैं उसके तौर पे काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर नंबर के हवाले से देखा जाए पाकिस्तान की 11वीं वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे उस वक्त एक्ट कर रही होती हैं। इनको 27 दिसंबर 2007 को असैसिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद कि फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान ऑन, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ अक्टूबर 7 1958 में ये इम्पोज होता है। और फिर मार्शल लॉ के हवाले से ये सवाल बनता है कि पहला मार्शल लॉ किसने इम्पोज किया था, वो एक सिविल प्रेसिडेंट साहब थे उस वक्त, सिकंदर मिर्जा साहब ने इम्पोज किया था जी। यही जो पहला मार्शल लॉ है ये किसने इम्पोज किया था, ये उस वक्त के सदर सिकंदर मिर्जा साहब ने इम्पोज किया था, पाकिस्तान के ये सदर थे। और फिर पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ कब इम्पोज किया जाता है, 1969 में याह्या खान इम्पोज करते हैं जी। सेकंड मार्शल लॉ, सेकंड मार्शल लॉ कब इम्पोज किया जाता है, 1969 को। कौन करते हैं, जनरल याह्या साहब करते हैं जी। जनरल याह्या साहब जिसको इम्पोज करते हैं। पाकिस्तान में ये दूसरा मार्शल लॉ होता है। और पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ ज़ियाउल हक साहब इम्पोज करते हैं। और तीसरा मार्शल लॉ कब इम्पोज होता है, याद रखिएगा 1977 में इम्पोज होता है, 1977 में, याद रखिएगा जी। जो तीसरा मार्शल लॉ है, थर्ड मार्शल लॉ इम्पोज्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक, उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत
को जो है धड़न तख्ता कर देते हैं। और यूं एक जो है तीसरा पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज होता है। पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है 12 अक्टूबर 1999 को, 1999 को ये इम्पोज होता है जी। फोर्थ मार्शल लॉ इम्पोज होता है 12 अक्टूबर 1999 को इम्पोज किया जाता है। और उस वक्त जब कारगिल वार भी हो रही होती है तो उस वक्त ये कौन इम्पोज करते हैं? उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब इम्पोज करते हैं, याद रखिएगा जी। जनरल मुशर्रफ साहब मरहूम ये इम्पोज करते हैं। और फिर उस वक्त ये दोनों ओहदे अपने पास रखते हैं। बतौर आर्मी चीफ का ओहदा भी इनके पास होता है, बतौर सदर का ओहदा भी इन्हीं के पास होता है। फिर बाद में ये रेफरेंडम भी कराते हैं और अपने आप को दोबारा नई असम्बली से भी जो है बतौर सदर जो है अपने आप को इलेक्ट करा लेते हैं। लेकिन बाद में दोबारा ये इस्तीफा भी दे देते हैं। इनका टेन्योर तकरीबन 8 साल तक रहता है। तो यूं नवाज शरीफ से के बकौल के मेरी चलती हुई हुकूमत को चलता किया था 12 अक्टूबर 1999 में किसने? उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, जो कि चौथा मार्शल लॉ इम्पोज करने वाली शख्सियत होती हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि एनपी स्टैंड फॉर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में एनपी से क्या मुराद है? ये नाउन फ्रेज होता है, याद रखिएगा। अब फ्रेज क्या होता है, याद रखिएगा। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो डेफिनेट मीनिंग। इसके कोई खास मीनिंग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ही केम 2 hours ago। अब 2 hours ago क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कोई खास माने इसके नहीं बनते। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर सीजन। अब इन विंटर सीजन से क्या मुराद है? अर्ली इन द मॉर्निंग से क्या मुराद है? नियर द कॉलेज, नियर द यूनिवर्सिटी, 2 hours ago, 3 hours ago, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ये सारे के सारे क्या ये फ्रेज कहलाते हैं। और व्हाट इज मेंट विद द फ्रेज? इंग्लिश में फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो डेफिनेट मीनिंग। जबकि क्लास क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद डेफिनेट मीनिंग, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, उसका अपना प्रेडिकेट भी होता है, याद रखिएगा जी। तो ये इंग्लिश में ये जो इंडिकेशन है फ्रेज के हवाले से सवाल था कि एनपी स्टैंड फॉर नाउन फ्रेज के हवाले से ये सवाल था और उसका जवाब नाउन फ्रेज सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब की तरफ से पेश की गई थी। उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949 को ये पेश कर दी जाती है। फर्स्ट पाकिस्तान के पहले सदर कौन से हैं? वो सिकंदर मिर्जा साहब हैं। और फिर ये सवाल बनता है कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन सा होता है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि व्हेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान में ये 1976 में ये एस्टैब्लिश कर दी जाती है। एएसएफ इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये एविएशन डिवीजन के अंडर होती है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट एस्टैब्लिश इन 21 दिसंबर 1981 में। और ECL में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट अमूमन उन शख्सियात का डेटा पुट कर दिया जाता है जिनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस होती हैं, जिनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ पाबंदियां इंपोज कर दी जाती हैं कि ये जो लोग हैं ये वॉच लिस्ट में शामिल हैं और इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जो पुट कर दिया जाए ताकि ये बाहर जाने से इनको रोका जाए। तो कोई ना कोई उनके ऊपर कोई एलिगेशंस या उनके ऊपर कोई ना कोई एक्यूजेशंस लाजमी होती हैं जिनकी वजह से उनका नाम ECL में डाला जाता है। मोस्टली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं या मोस्टली जो वॉच लिस्ट में होते हैं FBI की तरफ से या डिफरेंट एजेंसीज की तरफ से, तो उनका नाम जो है उस शख्सियत का नाम वो ECL में डाला जाता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है ताकि वो बाहर ना जा सकें। उसके बाद देखिए नादरा वाज एस्टैब्लिश्ड, नादरा कब एस्टैब्लिश की जाती है? 10 मार्च 2000 को एस्टैब्लिश की जाती है। पाकिस्तान में पहला जो शनाख्ती कार्ड है CNIC किसका जारी हुआ था? वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का जारी हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो CNIC सिस्टम का इजरा हुआ था वो भी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ था। उसके बाद देखिए ASF हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? वो कराची में है, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल है कि व्हेन ASF एक्ट केम इनटू इफेक्ट, वो कब था? एंड इट्स रिपीटेड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975 के जो रिस्पांस था उसके रिस्पांस में ये इसका एक्ट बनाया गया था। उसके बाद द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, याद रखिएगा जी, अर्थ रिवॉल्व्स। देखो इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से रूल होता है कि जो नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं या डेली फिनोमेनाज होते हैं उनमें हम प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो एक नेचुरल फिनोमेना है, डेली फिनोमेना है और वहां पर प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। जबकि जहां पर याद रखिएगा अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, प्रीवियस आ जाए, लास्ट आ जाए,
लास्ट किसी शक्ल में भी आ जाए, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डिकेड, लास्ट मंथ, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करोगे, याद रखिएगा। और बास का स्टूडेंट्स को यह बताया जाता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ हो सकता है कि फिक्र नेगेटिव भी हो, जैसे ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल 2 hours अगो, तो याद रखिएगा जब भी अगो आए, यस्टरडे आए, लास्ट आए, प्रीवियस आए, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। नो या प्रेजेंट आए तो डेफिनेटली आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना होता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंग्लिश के हवाले से डिफरेंट रूल्स हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रिवॉल्व्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान इज वो सूरह बकरा है। विच सूरा इज विदाउट बिस्मिल्लाह, वो सूरह तौबा है, बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। सूरह नमल ऐसी सूरत है जिसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह आती है। हु कलेक्टेड वर्सेस ऑफ कुरान, उस वक्त वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने ये फरीजा सर अंजाम दिया था। हु फर्स्ट एक्सेप्टेड इस्लाम इन मेल, वो कौन से थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। और बच्चों में, जवानों में मौला अली करमल्लाहु वजहू ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। तो ये सवाल भी मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद देखिए 24375 24,375 बुक्स आर टू बी अरेंज्ड इक्वली ऑन शेल्फ्स, अलमारियों में इतनी किताबों को हमने क्या करना है, रखना है। इफ 365 बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच शेल्फ, हर एक शेल्फ में 375 होंगी, हाउ मैनी शेल्फ्स विल बी नीडेड, तो सिंपल ये है कि 24,375 को आप जो है डिवाइड कर लेंगे किसके ऊपर, 375 के ऊपर। तो जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 65, तो 65 उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज HCF ऑफ 60 एंड 72। याद रखिएगा जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उसके लिए हम फैक्टराइजेशन का तरीका अपनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमने दोनों रकम को 60 और 72 इसकी फैक्टराइजेशन करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी मुफरद अदाद से जो अपने आप के अलावा या एक के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, तकसीम नहीं होते। तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में याद रखिएगा दोनों के ऊपर जो डिविजिबल हो वही हमने प्राइम फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले 2 लेंगे, ये आएगा 30, ये आएगा 36, वंस अगेन 2, तो ये आएगा 15, ये आएगा 18। अब अगर 3 पे करें जो वो होगा, अब 2 पे नहीं हो सकता क्योंकि 2 पे 18 तो होगा लेकिन 5 नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए मैं 3 पे करूंगा, 3 5 आर 15 एंड 3 6 आर 18। अब ये बाकी बचते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड करने वाले होते हैं, उन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 2s आर 4 4 3s आर 12, तो 12 इसका सही जवाब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ द रोप दैट कैन बी इक्वली कट इनटू 18, 21 एंड 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर वो जब भी कहे कि भाई शॉर्टेस्ट या मिनिमम, तो आपने क्या करना है, याद रखिएगा इसका एलसीएम जो है वो निकालना होता है। इट मींस हमारे पास 18 और 21 और ये क्या है भाई 24 ही है। तो मैंने ये यहां पे जब एलसीएम में निकाल रहा होऊंगा, एलसीएम से कतई तौर पे मुराद नहीं है कि आपने ऐसा प्राइम फैक्टर लेना है जो तीनों पे डिवाइड करता हो, नॉट एट ऑल। एक पे भी डिवाइड होता हो, तकसीम होता हो, आप करते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं 2 ही लूंगा जी, 2 पे डिवाइड तो ये 9 आ जाएगा, 21 वैसे का वैसे, यहाँ पे 12 आ जाएगा। वंस अगेन 2 पे डिवाइड होता है जी, 2 9 वैसे, 21 वैसे, ये 6 पे, वंस अगेन 6 होता है, 2 9 वैसे, 21 वैसे, ये 3 आ गया। अब ये क्या है भाई कि 3 पर डिवाइड होगा क्योंकि 2 पर डिवीजन वाले सारे खत्म हो गया। मैं 3 पर डिवाइड इनको करूंगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। 3 3 3s आर 9, 3 7s आर 21, 3 1s आर 3। वंस अगेन 3 पे होता है, 3 1s आर 1, 7 का 7, 1 का 1। अब फिर 7 बचता है तो 7, 1 का 1 वैसे आएगा, 7 1 एंड 1। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसका मतलब है 1 2 3, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7। तो अगर मैं इन सबको ज़र्ब दे दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2s आर 4 4 2s आर 8 8 3s आर 24। तो 24 को मैंने ज़र्ब देना है 3 के साथ, 24 को ज़र्ब देना है 3 के साथ, 4 3s आर 12, 1 3 2s आर 6 7, ये 72। और इस 72 को ज़र्ब देना है मैंने किसके साथ, 7 के साथ मैंने ज़र्ब देना है। अब मैं इसको ज़र्ब भी दे देता हूं,
72 multiplied by 7, 7 2s are 14, 1 7 7s are 49, 150। तो ये 504 आ गया और इसका जवाब क्या ठीक है, 504 ही सही है। तो उसका तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद है भाई कि 48 किलोमीटर एंड 60 मीटर प्लस 21 किलोमीटर एंड 420 मीटर इज इक्वल टू। अब देखिएगा ये 48 किलोमीटर से पहले मैंने किलोमीटर्स को इकट्ठे कर लेना है, क्योंकि सेम यूनिट्स को मैथ का रूल है, सेम यूनिट्स को पहले इकट्ठे कर लिया करो। तो 48 किलोमीटर है और 29 किलोमीटर है, तो मेरे पास होगा 49 और 21 किलोमीटर। ये 8 9 ये कितना होगा, 4 2s इनको जमा करो तो 6 होता है। ये मेरे पास आ गया 69 किलोमीटर। अब 600 मीटर ये है और 425 मीटर ये है, तो भाई 600 मीटर जमा 400 मीटर ये मिलकर बनाते हैं 1 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये बन जाएगा 1000 में क्या मीटर। और याद रखिएगा किलो जब भी आए मैथ के रूल के मुताबिक इट मीन स्टैंडर्ड पार्ट 3 होता है, याद रखिएगा किलोग्राम एंड सो। तो यहां पर क्या है, 1000 है, 1000 क्या होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो मेरे पास भाई 69 ये है जमा 1, ये आ गया 70 किलोमीटर। अब क्या था भाई 600 और 400 तो मैंने जमा कर लिया था, 25 बचता है। तो क्या आएगा भाई 70 किलोमीटर 25 मीटर, 70 किलोमीटर और 25 मीटर इसका सही जवाब होगा। अगला है कि इन जनवरी मॉर्निंग टेम्परेचर इन मरी वाज रिकॉर्डेड एज -3 सेंटीग्रेड, आफ्टरनून इट वाज 11, फाइंड द राइज इन द टेम्परेचर। अब मैं इसको आम जो एक नंबर लाइन है उसके ऊपर भी इंडिकेशन कर सकता हूं। भाई -3 से अलहदा जो चेंज हुआ है टेम्परेचर 11 बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है। तो एक तो ये है कि 11 टेम्परेचर ये बढ़ गया है, 11 ये हो गए। दूसरा -3 से 0 में आने थे 3, ये भी तो फर्क खड़ा हुआ है ना। तो 11 टेम्परेचर ये और उधर से 3 क्या बन जाएंगे, टोटल 11 सेंटीग्रेड का फर्क जो है वो यहां पर होगा। अगला सवाल है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल ऑफ लेंथ देन इट इज कॉल्ड एज, इसको आइसोसेल्स ट्राइंगल नाम देंगे कि अगर किसी भी मुसल्लस में किसी भी ट्राइंगल में उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेल्स कहा जाता है।